हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आपकी तैयारी यूपीएससी पेट की बहुत अच्छे से हो रही होगी। और आज हम मगध साम्राज्य के विस्तार और उनके शासकों के बारे में पढ़ेंगे। ये महाजनपद का द्वितीय पार्ट है। तो यहाँ से आपके प्रश्न डायरेक्ट यूपीएससी पेट के एग्जाम में पूछता है, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो लेखपाल और यहाँ तक कि यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस जैसे परीक्षाओं में पूछता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक पूरा बने रहें, अच्छे से नोट डाउन कर लें और जहाँ भी आपको समझ में ना आए, जिस पोर्शन को आपको दोबारा पढ़ना हो, समझना हो, तो कमेंट में उस पोर्शन के बारे में जरूर बताएं। आपको फिर से एक्सप्लेन करके उसको समझाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि जो मगध साम्राज्य है उसके विस्तार में, उसके शक्तिशाली बनने में लगभग 3 प्रमुख वंशों का योगदान रहा है, जिसमें से प्रमुख राजाओं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण मगध पे शासन किया। तो इसमें से हमारे जो पहला वंश है हर्यक वंश है, जो लगभग जिसका शासन काल 544 से 412 ईसा पूर्व तक रहा और इसके संस्थापक थे बिंबिसार। उसके बाद शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश ने 412 से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया और इसके संस्थापक हैं शिशुनाग। उसके बाद नंद वंश है, नंद वंश ने 344 से 322 ईसा पूर्व तक शासन किया और इनके संस्थापक है महापद्म नंद। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके अक्सर यूपीएससी पेट और अन्य एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एक तरफ आपके राजवंशों के नाम दे देगा, दूसरे तरफ उस वंश के संस्थापक का नाम पूछ लेता है। तो ये आप डायग्राम अपने नोट डाउन कर सकते हैं कि यही से डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछता है। उसके बाद हम विस्तार से समझने के लिए देखेंगे कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। तो देखिए, हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं वो है बिंबिसार और इन्होंने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद इन्होंने मगध के विस्तार में, मगध के शक्तिशाली बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और साथ में इन्होंने पड़ोसी जो राज्य थे उनसे अपना सीमा विवाद समाप्त कर लिया अथवा उन्हें जीतकर विलय कर लिया। इसके साथ ही इन्होंने राजगृह को यानी गिरिब्रज का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये अपने किन कूटनीति की वजह से अपने मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया, तो पहला है वैवाहिक संबंध बनाकर, जैसे कि कौशला, वैशाली, मद्र की राजकुमारियों से जब इन्होंने विवाह किया तो विवाह करने के कारण इनको सम्मान प्राप्त हुआ, साथ में इनकी सीमा भी उन राज्यों से सुरक्षित हो गया। तो एक सबसे बड़ा इनका मगध साम्राज्य में सबसे बड़ा ताकतवर शक्तिशाली बनाने का इनका जो सबसे बड़ी कूटनीति थी वैवाहिक संबंध था। उसके बाद ये प्रथम शासक थे जिन्होंने भारत में एक संगठित स्थायी सेना रखा था। तो मगध के विस्तार में सबसे बड़ा योगदान जो था युद्धों को जीत कर दूसरे राज्यों को मिलाना, जैसे कि अवंती राज्य को इन्होंने कालाशोक ने मिलाया था, तो इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो महात्मा बुद्ध के परम समकालीन एवं मित्र एवं संरक्षक थे। तो ये जो बिंबिसार थे ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे एवं महात्मा बुद्ध के मित्र थे। तो ये अभी प्रश्न पूछ लेता है कि कौन से वंश के संस्थापक महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे कि अजातशत्रु का जो शासन था 492 से 460 ईसा पूर्व था और यह बिंबिसार के पुत्र थे और इन्होंने राजगद्दी बिंबिसार की हत्या करके प्राप्त किया था। यानी कि पिता की हत्या करके प्राप्त करने वाला शासक कौन है? यह है अजातशत्रु। और इसने जो है क्रूर शासन किया इसने, और इसको पितृहंता और कुणिक भी कहा जाता है। और इसने वज्जी संघ पर विजय किया। शक्तिशाली वैशाली वज्जी संघ को दीर्घकालिक युद्ध के बाद पराजित किया। युद्ध में कूटनीतिज्ञ मंत्री वर्षत्कार की मुख्य भूमिका थी। उसके बाद हम चलेंगे, ये देखेंगे उस समय के कौन कौन सी हथियारों की औजारों का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि आप अक्सर ये देखते होंगे कि बाहुबली अगर मूवी आप देखे होंगे तो आप ये देखते होंगे कि बाहुबली जिन पत्थरों को फेंक कर युद्ध लड़ते थे या भल्लादेव जिस रथ से चलता था जिससे सेना काट दिया जाता था, तो इन दो हथियारों का प्रयोग किया जाता था। इन हथियारों का नाम था एक का नाम था रथ मूसल, जिसमें रथ के आगे जो चक्का लगा रहता था या तो फिर कोई धार हथियार लगा रहता था जिससे लोग कट जाते थे, तो उसको कहते थे रथ मूसल। और एक था महाशिला कंटक, जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। तो ये 2 नवीन जो है हथियारों का औजारों का प्रयोग करके युद्ध जीता था। और साथ में अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगति होती है। बौद्ध संगति हम आपको आगे बौद्ध धर्म में पढ़ाएंगे।
बौद्ध संगति का मतलब ये होता है कि बौद्धिस्टों के द्वारा या फिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा एक प्रकार का सेमिनार जिसमें उपदेशों का, बौद्ध दर्शन का विस्तार करना, एक यही उसका उद्देश्य होता था। तो बौद्ध संगति उस समय किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो ये प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद हम चलेंगे, अजातशत्रु के बाद उदयन हुए हैं। उदयन का शासनकाल 460 से 444 है। और एक बार जान जाइए कि जो उदयन है यह भी अपने पिता की हत्या करके ही शासक बने थे, राजा बने थे। तो एक तरीके से जो हर्यक वंश है उस पर एक ये दाग भी लगा था कि ये पितृहंताओं का शासक था, यानी कि पिता को मारकर शासक बनने की जो परंपरा चली थी वो हर्यक वंश में ही चली थी। उसके बाद हम देखेंगे हर्यक वंश ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। कहाँ पे किया था? गंगा, सोन और गंडक नदियों के पवित्र संगम पर प्रसिद्ध पाटलिपुत्र को बसाया था। उसके बाद राजगृह से अपनी प्रशासनिक राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो अक्सर आपसे प्रश्न में ये पूछ रहता है कि हर्यक वंश का कौन सा ऐसा राजा था जो राजगृह को छोड़कर पाटलिपुत्र को अपना राजधानी केंद्र बनाया था? तो कौन था? उदयन थी। उसके बाद हम देखते हैं कि उदयन के बाद बहुत से उत्तराधिकारी हर्यक वंश में आए, लेकिन वो अक्सर कमजोर थे, अत्यधिक कमजोर थे, शासकीय पकड़ उनकी कमजोर थी या फिर आंतरिक विद्रोह के कारण वो असफल रहे। तो हम ये देख लेते हैं। एक थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने 444 से 440 ईसा पूर्व तक शासन किया और यह अत्यधिक कमजोर एवं अकर्मण्य शासक थे। उसके बाद थे मुंड। मुंड ने 440 से 437 ईसा पूर्व शासन किया। ये शासकीय पकड़ इनकी कमजोर थी और आंतरिक गृह युद्ध फैल गया। उसके बाद थे नागदशक जो 437 से 412 ईस्वी तक जो है शासन किया और हर्यक वंश का यह अंतिम शासक था और यह क्रूर शासक था और इससे प्रजा घृणा करने लगी थी, नफरत करने लगी थी। और इन्हीं हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक का एक मंत्री था, नागदशक का एक मंत्री था जो आगे चलकर शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हर्यक वंश के पतन कैसे हुए, इनके क्या कारण थे। तो पहला कारण था कि जो है बिंबिसार के बाद, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन के बाद कोई महत्वाकांक्षी और ताकतवर कोई राजा नहीं रहा, साथ में जनता का आक्रोश रहा। उसके बाद है शिशुनाग का विद्रोह, यानी कि शिशुनाग कौन था? शिशुनाग था जो अंतिम शासक था, नागदशक इनका मंत्री था शिशुनाग। तो उन्होंने विद्रोह करके अपने हाथ में इस शासन सत्ता को ले लिया था। तो उसके बाद हम देखते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुआ है? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए संस्थापक कौन है? शिशुनाग। और इसके बारे में अगर आपको देखना है तो इन्होंने आमात्यों और प्रजा के सर्वसम्मति से शासक घोषित किया था। यानी कि शिशुनाग कौन था? शिशुनाग था हर्यक वंश के अंतिम शासक का मंत्री। और जब उसने यह देखा कि हर्यक वंश कमजोर पड़ रहा है तो इन्होंने जनता से विद्रोह कराकर, जनता के तरफ से लड़ाई लड़कर अंतिम शासक का हत्या करके स्वयं राजा बन गए। ठीक है। तो और उन्होंने तुरंत जो है शिशुनाग वंश की स्थापना किया। और उसके बाद मगध के पुराने शत्रु अवंती, ध्यान देने वाली बात है कि अवंती एक ऐसा जनपद था जो महाजनपदों में मगध के बाद सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। तो उसको उन्होंने जीतकर मगध में मिला दिया, जिससे कि मगध साम्राज्य के सीमा का विस्तार हुआ। उसके बाद उसने पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को मगध का द्वितीय राजधानी बनाया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिशुनाग के बाद कालाशोक शासन करते हैं, जो लगभग 394 से 366 ईसा पूर्व तक रहते हैं। और शिशुनाग का पुत्र अत्यंत योग्य एवं उत्तराधिकारी जो कालाशोक थे, ये बहुत योग्य व्यक्ति थे और जिन्होंने मगध की राजधानी वैशाली से पुनः स्थायी रूप से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और इन्होंने सीमा को और ज्यादा शक्तिशाली और सुरक्षित किया। उसके बाद हम देखते हैं कालाशोक के बाद जो है कालाशोक के समय एक महत्वपूर्ण घटना एक ये भी होती थी कि कालाशोक के समय बौद्ध संगति द्वितीय होती है, द्वितीय बौद्ध संगति होती है। तो अक्सर प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि किस राजा के शासन काल में बौद्ध संगति द्वितीय हुई है? तो बौद्ध संगति द्वितीय किसमें हुआ है? बौद्ध संगति द्वितीय हुआ है कालाशोक में। प्रथम किसमें हुआ है? अजातशत्रु में। तो ये आप नोट डाउन करके चलेंगे कि प्रथम हुआ है अजातशत्रु में और द्वितीय हुआ है कालाशोक में। ठीक है। उसके बाद ये टाइम पीरियड भी आप नोट कर लीजिए, क्या है? 383 ईसा पूर्व। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन और स्थिवर महासंघिक हुआ।
यानी कि इस समय बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था और इससे साहित्य में काकवर्ण और कौवे जैसे काले रंग का कहा जाता है। यानी कि काला शोक को कौवे जैसे काले रंग का कहा जाता है। ये बौद्ध साहित्यों में अक्सर इनको देखने को मिलता है। उसके बाद हम चलेंगे आगे। आगे हम देखेंगे कि शिशुनाग के वंश के जो अंतिम शासक थे और शिशुनाग वंश का पतन कैसे हुआ, हम ये भी देखेंगे। देखिए, शिशुनाग का अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन था और अक्सर जो है कालाशोक के बाद जो शासक बना वो कमजोर बना, और जब ये कमजोर बना तो महापद्म नंद ने अपने सैन्य बल के साथ मगध साम्राज्य पे हमला कर दिया और हमला करके उनको सत्ता से हटाकर महापद्म नंद ने अपने सैन्य बल के पे नंदीवर्धन को हराकर और वहां का शासक बन गया। और उसके बाद इन्होंने नंद वंश की स्थापना किया। तो नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापद्म नंद ने। अक्सर आपसे प्रश्न में पूछ लेता है कि नंद वंश की स्थापना कौन किया? महापद्म नंद ने की। और उसके बाद इनका जो शासन रहा 344 से 324 ईसा पूर्व में रहा और इन्होंने महापद्म नंद शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को हटाकर नया राजा बनाया और इन्होंने मगध साम्राज्य का विस्तार किया और इन्होंने क्षत्रियों का संपूर्ण नाश किया। उस समय जाति हत्याएं होती थी, धार्मिक हत्याएं होती थी, वर्ण हत्याएं होती थी, तो इन्होंने क्षत्रियों का संहार किया और इसीलिए इन्हें द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कहा जाता है नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को क्या कहा जाता है? सर्व छत्रांक और भार्गव, यानी कि दूसरा परशुराम। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि धनानंद अंतिम शासक व नंद वंश का पतन कैसे हुआ। देखिए क्या होता है कि चाणक्य के बारे में आप सुने होंगे। चाणक्य एक बार वहां पे उनके दरबार में जाते हैं और चाणक्य को अपमानित किया जाता है। जब चाणक्य को अपमानित किया जाता है तो चाणक्य कहते हैं कि मेरे द्वारा बनाए गए शिष्य ही तुम्हारी सत्ता को ललकारेगा और तुमको सत्ता से हटाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन होते हैं? चाणक्य के शिष्य होते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो धनानंद है उनकी हत्या करके नंद वंश का पतन किया जाता है और नंद वंश की समाप्ति कर दी जाती है और इसके बाद मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय धार्मिक संस्थाएं जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और धार्मिक आंदोलन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपने कैसा नोट्स बनाया, कैसा समझा, ये कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा अगर आप कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे दीप फाउंडेशन पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।